मैं श्रुति दुआ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिब्स कॉन्वर्सेशन सीरीज़ में। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम्स इन इंडिया। जैसे कि आप सभी ने देखा, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस सिस्टम पर कितने सवाल उठाए गए और स्पेशली जब बच्चों को अपने घर बैठकर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ा तो बहुत से स्टेक होल्डर्स ने इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट माननीय डॉक्टर संजीव पी सानी मौजूद है, जिन्हें 32 साल का अनुभव है रिसर्च, एकेडमिक्स और गवर्नमेंट क्षेत्र में। नमस्कार सर। आज हम डॉक्टर सानी से उनके विचार लेना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, 21वीं सदी में एग्जामिनेशन प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए, और हम सर से एग्ज़ाम प्रेशर और पोस्ट पैंडेमिक ये प्रोसेस कैसे बदलना चाहिए उस पर भी उनसे विचार लेना चाहेंगे। डॉक्टर सानी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के दौर के एग्जामिनेशन सिस्टम तक हम कैसे पहुँचे और इस सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और आपके अकॉर्डिंग इसके शुरुआती उद्देश्य क्या रहे होंगे? श्रुति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करूंगा बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। व्यक्तिगत रूप से मैं जो प्रेजेंट सिस्टम है एग्जामिनेशन का, उससे बहुत खफा हूं। एक अध्यापक की भांति नहीं, एक मनोवैज्ञानिक की भांति भी मैं इस सिस्टम से सहमत नहीं हूं। पर जो आपने मुझे प्रश्न पूछा कि किस तरीके से हम यहाँ पर पहुँचे, तो मैं पहले तो आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। हमारे दो ऐतिहासिक वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे। इस दौरान वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स एंड धर्म सूत्रस पढ़ाए जाते थे। हमारे ऋग्वेदा के अनुसार एग्जामिनेशन का उद्देश्य था छात्रों की ऑलराउंड डेवलपमेंट, आउटर और इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, उस समय किताबें नहीं हुआ करती थी, तो टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस था। टीचर्स ज्यादातर स्टोरी टेलिंग के रूप में पढ़ाते थे, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा जोर दिया जाता था बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के। एग्जामिनेशन उस वक्त ओरल फॉर्म या डिबेट्स और स्किल डेवलपमेंट के रूप में होता था। मिडीवियल हिस्ट्री के दौरान अरब्स और टर्क्स जब यहाँ पर आए ने बहुत सारी लाइब्रेरीज का इधर स्थापित की। इस दौरान छात्रों ने लिखना शुरू किया तख्ती पर। लकड़ी की प्लैंक है जिस पे आप कलम से आप लिखते हैं। स्टूडेंट्स को पहले अल्फाबेट्स और फिर वर्ड्स सिखाए गए और कैलीग्राफी और ग्रामर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इस वक्त कोई एनुअल या हाफ ईयर एग्जामिनेशन नहीं हुआ करते थे, या इवन क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट भी नहीं होते थे, बल्कि छात्रों का जो इवैल्यूएशन किया जाता था जो कि लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर आधारित था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज ने रूल किया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजों की शुरुआत हुई। छात्रों का इवैल्यूएशन मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रूप में शुरू हुआ, और स्पोर्ट्स, कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर पर भी फोकस हुआ। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि वक्त के साथ एग्जामिनेशन की परिभाषा और उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे बदल रहे हैं? अच्छा प्रश्न है। एग्जामिनेशन के उद्देश्य हैं बच्चे को इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना।
पर आजकल एग्जाम्स का उद्देश्य सिर्फ पास करना रह गया है और बच्चों के लिए एग्जामिनेशन एक प्रॉब्लम बन गई है। एज ए मनोवैज्ञानिक मैं बहुत ही इस पे अपने स्ट्रॉन्ग विचार रखता हूं। एग्जाम एक मीन्स है स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, पर आजकल के समय में एग्जामिनेशन बस एंड बन कर रह गया है। इस मॉडर्न ईरा में जब से एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुई हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव भी इवॉल्व और चेंज हुए हैं। आज के समय में एग्जामिनेशंस बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन गया है। आजकल हर चीज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। नर्सरी से लेकर नौकरी तक के सफर के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। करंट एग्जामिनेशन सिस्टम का फोकस सिर्फ नॉलेज की इवैल्यूएशन पर रहता है। इनफैक्ट मैं नॉलेज भी नहीं कहूंगा, रोट लर्निंग कहूंगा। बच्चे जिसके लिए ज्यादातर रोट लर्निंग और कंटेंट मेमोराइजेशन पर ही फोकस करते हैं। आजकल एग्जाम वन साइज फिट्स ऑल प्रिंसिपल पर आधारित है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है और हर लर्नर का डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। हम जानते हैं ये, जो कि आज के एग्जाम इग्नोर कर रहे हैं। हाईएस्ट मार्क्स लाना प्रमोट किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना देता है आजकल के बच्चों के लिए, जिसके कारण उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये जो प्रेशर है ये माँ बाप का भी है, स्कूल टीचर्स का भी है और जो साथ में सहपाठी पढ़ता है उसका भी है। इवन आपका नेबर भी पूछता है कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए। यदि आप बोलो 80% या 90%, वो शक्ल बनाता है कि लाइक इफ आपके बच्चे ने ज्यादा अच्छा नहीं किया। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग abilities, reflective thinking, skill development and application of knowledge in real life को बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है इस एग्जामिनेशन में। डॉक्टर साहनी, आपने अभी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के बारे में बात की। आप जानते हैं हर घंटे एक बच्चा इंडिया में सुसाइड करता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम प्रेशर। आप इतने प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को और स्पेशली टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को टिप्स दे सकते हैं कि इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में इस एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? श्रुति जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो आप कुछ फिगर्स बता रही हैं, मैं इसको कहूँगा ये अंडर रिपोर्टेड है। मुझे तो याद आ रहा है एक थॉमस एडिसन का एक बहुत ही फेमस कोट। वो कहते हैं, टुमारो इज माई एग्जाम एंड आई डोंट केयर बिकॉज ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। क्या बात है। मेरी सबसे पहली टिप है कि हर एक बच्चा यूनिक है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। और ये मेरा मैसेज माँ बाप के लिए भी है। जैसे ही बच्चा एग्जाम दे के आता है या उसका रिजल्ट आता है, पहला क्वेश्चन होता है आपके कितने मार्क्स, दूसरा आता है कि आपके दोस्तों के कितने मार्क्स। कंपैरिजन सबसे बड़ा। एग्जाम एक सफर है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। 2, ईट हेल्दी एंड हैव साउंड स्लीप। 3, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, peers and teachers. 4, always give time to pursue your hobbies along with exam. इंस्टीट्यूशन का रोल होना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम को ज्यादा होलिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक और जेन्युइन बनाना, ताकि स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज दोनों की डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। ऑल्दो हिंदुस्तान में हम बड़ा कह रहे हैं कि एजुकेशन
होलिस्टिक होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए. वी शुड कंसर्न अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ऑल्दो आई डोंट सी दीज थिंग्स ऑन ग्राउंड. ये हम बोलने में कर रहे हैं, पर मैंने बहुत ही कम स्कूलों में इंडिया में देखा होगा जहां पर इन पर काम हो रहा है. इंडिया में सिर्फ 9,000 साइकोलॉजिस्ट हैं, जबकि 38,000 साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है. मैं ये स्कूल की बात कर रहा हूँ केवल. 93% स्कूल्स में प्रोफेशनल काउंसलर्स नहीं हैं. इंस्टीट्यूशंस को काउंसलिंग सेंटर्स खोलने चाहिए. ऑल्दो एक रूल है कि आपके पास स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, पर हमने बड़ी अच्छी तरह से देखा है कि यदि स्कूल में काउंसलर है भी तो वो करियर काउंसलिंग करता है, यानी कि वो बच्चों की आगे एडमिशन्स की बात करता है, पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं करता. पेरेंट्स को बच्चों को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए जहां किसी भी तरह की डिस्टर्बेंसेस ना हो. उन्हें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए मार्क्स लाने के लिए. मैं ये कह रहा हूं, पर यह सब जगह होता है. पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि वो बच्चों के फ्रेंड्स बने और एक हेल्दी डिस्कशन का माहौल बनाएं. डॉक्टर सानी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज के विनर फर्स्ट टाइम एक इंडियन बने, जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले. उनका कहना ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, उन्होंने बच्चों के मन में एक डर पैदा कर दिया है. क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरह बदलना चाहिए और एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होने चाहिए? इस कोविड पैंडेमिक ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत कुछ सिखाया है. पोस्ट पैंडेमिक में एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. फोकस और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और सब्जेक्टिव असेसमेंट्स पर होना चाहिए, बजाय सिर्फ एंड टर्म एग्जामिनेशन पे. यहाँ मैं आपको बताऊंगा, मेरा थोड़ा सा भिन्न व्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ एक स्कूलों में जो बच्चे 40, 50, 60% अंक लेके आ रहे थे, वो आजकल सब 80-90% ला रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास थोड़ा सा चीटिंग करने का माध्यम भी हो गया. एक तो ये है. दूसरा ये है कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों के पास गैजेट्स हैं, वो फटाफट गैजेट से पता कर लेते हैं व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. वो भी चीज़ें हो रही हैं. मैंने जो कहा अभी आपको, ये बिल्कुल ये होना चाहिए कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए रादर देन एंड टर्म एग्जाम. हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी में 70% वेटेज जो है वो हमने इंटरनल असेसमेंट पे दिया, सिर्फ 30% एंड टर्म एग्जामिनेशन पे दिया. सो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की मेंटल हेल्थ पर फोकस करना, क्योंकि पैंडेमिक पे उनके मन में एक अनसर्टेनिटी और एंजाइटी पैदा करती है. इसलिए फॉर्मेटिव प्रोसेस ऑफ असेसमेंट्स अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं बच्चों के लर्निंग ग्राफ के लिए. सर, इसी पर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने चाहिए या ऑफलाइन, और स्टूडेंट के लिए एक क्लासरूम एंगेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? ऑनलाइन लर्निंग के बाद अगेन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च आ रही हैं, पर एविडेंस है कि ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव है. पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो सकती. कुछ एक स्टडीज़ में तो ये आ गया है कि ऑनलाइन लर्निंग आगे से कम टाइम लेती है. जो आप पूछ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. एक रीसेंट 2020 रिसर्च स्टडी जो कि चाइना में हुई थी, उनसे 8 इयर्स का पीरियड फ्रॉम 2009 to 16 के रिजल्ट्स बताते हैं, जिसका कहना है कि चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो,
It has no impact on academic performance and academic achievement of the students. सिर्फ चाइना नहीं, और कंट्रीज के भी ऐसे रिजल्ट्स आए हैं. ऑनलाइन एग्जाम धीरे धीरे नेक्स्ट डिकेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल की तरह यूटिलाइज होंगे. इंडिया में सिर्फ 4.4% लोगों के पास डिजिटल एक्सेस, मैं जब डिजिटल एक्सेस बोलता हूं तो मैं लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं, एंड 23.5% लोगों के पास वाईफाई कनेक्शंस भी नहीं है. फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की, जैसे कि डिस्पैरिटीज इन गैजेट अवेलेबिलिटी एंड वाईफाई कनेक्शंस. ये रिमोट एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में ये उपलब्ध नहीं है. और भी तरह के इश्यूज हैं, जैसे कि एकेडमिक डिसऑनेस्टी, जैसे मैंने बताया नंबर आने बढ़िया हो गए. मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मेजर करना कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ अचीव हो पा रहा है या नहीं, और देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स. स्टूडेंट के लिए क्लासरूम एंगेजमेंट बहुत ही जरूरी है, ये हम सब जानते हैं. एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से मैं जानता हूं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चा सोशल इंटेलिजेंस सीखता है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखता है. ये चीजें बन के एक अच्छी शिक्षा की प्रणाली बनती है. और एक अच्छा टीचर ऑनलाइन भी क्लासरूम को काफी एंगेजिंग बना सकता है. हमने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग भी दी है कि बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस ऑनलाइन के ऊपर. टीचर को वक्त के साथ न्यू स्किल्स सीखने चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट के एंगेज करने के लिए. टीचर ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए ताकि टीचर्स न्यू स्किल्स के साथ इक्विप हो सकें. जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंसेज ने पैंडेमिक के टाइम पर 1 लाख से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है. इनका मकसद ही था कि स्किल बेस्ड टीचिंग पर फोकस किया जा सके. सर, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज हब के रूप में बदलना. आपके अनुभव के अनुसार इंडिया में एग्जामिनेशन सिस्टम और उसके प्रोसेस को कैसे बदलना चाहिए ताकि हम ये ऊंचाई पा सके? देखिए, NEP का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन NEP को ड्राफ्ट बड़ा अच्छा किया गया है, बट लेकिन उसको हम अचीव कैसे करेंगे उस पे मुझे काफी सारे प्रश्न हैं. मैं चाहता हूं कि NEP लागू हो और उसमें काफी अच्छी आधुनिक चीजें हैं और वो बड़ी अच्छी ड्राफ्ट हुई, पर मेन चीज ये है कि क्या वो पैन इंडिया लागू होगा कि नहीं होगा, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है. एग्जामिनेशन का फ्यूचर होना चाहिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर, जहां स्टूडेंट कुछ नया सीख सके और अपने आप को वक्त के साथ बदल सके. नए असेसमेंट पैटर्न जो हैं को बनाना ताकि वो बच्चे की हर स्टेज पर स्किल डेवलपमेंट को असेस कर सकें. फॉर्मेटिव एंड अडैप्टिव असेसमेंट्स पर ध्यान देने का एक कल्चर डेवलप करना का जरूरी है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टॉप 10 स्किल्स बताए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट में होने चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी कुछ इस तरह होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के ये सभी स्किल्स को टेस्ट और एनहांस कर सके. टेक्नोलॉजी ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल काफी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ने ब्लेंडेड और हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग अडॉप्ट कर लिया है. उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्जामिनेशन में भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम आज के समय के अनुसार बन सके.
थैंक यू डॉक्टर सानी, आज हमारे साथ इतने अच्छे से वार्तालाप करने के लिए और हमारे दर्शकों को एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव है उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और हमारे साथ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।